हेलो स्टूडेंट, चलिए पिछले टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते थे? ई से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ई से किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोगों को स्टडी करना है कि कौन से फैक्टर्स यानी कौन से कारक ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट करने का मतलब कौन से कारक ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चेंज करने का काम करते हैं, यानी बदलने का काम करते हैं, या तो बढ़ाने का काम करें या घटाने का काम करें। तो उन फैक्टर्स को हम लोगों को स्टडी करना है कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चेंज करने का वर्क करेंगे। तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक ऐसे को हम लोग कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसमें देखते हैं कि हम लोगों से को मालूम होना चाहिए कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टडी में आप लोगों ने देखा था पिछले टर्न पर कि जब किसी भी मेटल रॉड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो वहां पर वो या तो एनोड का बिहेव करने लगती है या कैथोड का। अगर वो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कर रही है तो एनोड का बिहेव करने लगती है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो वो कैथोड का बिहेव करने लगती है। अब यहाँ देखना है कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने और इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्षमता के आधार पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ और घट सकता है, चेंज हो सकता है। अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम आएगा। इसी तरीके से अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा है, अधिक है, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक होगा। लेकिन इसी तरीके से अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर अधिक है, ग्रहण करने की क्षमता अधिक है, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक होगा। लेकिन जिसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता कम है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब हम लोग देखते हैं तो पहला फैक्टर हुआ क्या, यानी मेटल हुआ, और क्या हुआ उसमें सोल्यूशन में प्रेजेंट आयन हुए, मेटल और आयन, नेचर ऑफ द मेटल एंड आयंस। तो हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ मेटल एंड आयंस। मेटल का मतलब इलेक्ट्रोड यानी छड़ की प्लेट। तो ये दो चीजें होंगी, नेचर ऑफ मेटल एंड आयंस। आयंस का नेचर कैसा और मेटल का नेचर कैसा है, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने का है या इलेक्ट्रॉन गेन करने का, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने का है या इलेक्ट्रॉन लेने का, और इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता कितनी है उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा। दूसरा जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। concentration of the electrolyte, concentration of electrolyte, यानी जो सॉल्यूशन है मेटल साल्ट का, मेटल का जो साल्ट डिजॉल्व सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या है, उस कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन जो होगा मोर होगा तो ऐसी कंडीशन में
इलेक्ट्रोलाइट जो होगी, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन मोर होने पर ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी मोर आएगा, यानी इलेक्ट्रोड विभव भी मोर होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो जनरली होता है वो होता क्या है, 1 मोलर, 1 मोलर, यानी 1 मोलरता वाला होता है, 1 मोल होता है जनरली। अब देखते हैं कि ये कंसंट्रेशन जो है ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट गैसियस स्टेट में हो तो वहां पर हम लोग कंसंट्रेशन नहीं लेते। इन केस ऑफ गैस के केस में एक गैसियस इलेक्ट्रोड, गैसियस इलेक्ट्रोड के कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं, वहां प्रेशर लेते हैं। प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है, कंसंट्रेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये कंसंट्रेट प्रेशर क्या होगा, जनरली होता है वो 1 atm 1 एटमॉस्फेयर होता। यानी ये इस केसेस में जैसे हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रोड मान लिया जाए और उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करे तो वहां पर प्रेशर डिपेंड करेगा एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, तो एटमॉस्फेयर पर यानी प्रेशर पर डिपेंड करेगा। तीसरा जो फैक्टर होगा वो होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। यानी ये 3 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, यानी प्रभावित होता है। नेचर ऑफ मेटल एंड आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अगर वो क्या हो, किस कंडीशन में, गैसियस कंडीशन में हो तो वहां पर प्रेशर पर डिपेंड करेगा। और थर्ड कंडीशन होती है टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ये 3 कंडीशंस ऐसी हैं जो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को चेंज करने का काम करती हैं, यानी घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टडी हम लोग कैसे करेंगे, देखते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस ईपी, यस फॉर स्टैंडर्ड, ई फॉर इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस फॉर स्टैंडर्ड, ई फॉर इलेक्ट्रोड, पी फॉर पोटेंशियल। तो यहां पर हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी स्टडी करेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। अब देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कंडीशन क्या है। टेम्परेचर जो होना चाहिए वो देखिए कितना होना चाहिए, रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी, इसमें टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। और उसको अगर हम लोग केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर में देखें तो लेते हैं 298 केल्विन होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हो जाता है 273 केल्विन। और न रूम टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने पर 25 इसमें जो ऐड कर देते हैं तो हो जाता है आपका कितना, टोटल केल्विन में आ जाता है 298 केल्विन पर कैलकुलेट करते हैं। यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग जो टेम्परेचर लेते हैं वो क्या होता है 298 केल्विन होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन यानी सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हमेशा होना क्या चाहिए ये देखना आप लोगों को।
ये होगा कंसंट्रेशन जो होगा वो हमेशा होगा 1 मोल, 1 मोलर, यानी 1 मोलरता वाला हो 1 m। और अगर ये गैसियस कंडीशन में हो, इन गैसियस कंडीशन, तो यहां पर कंसंट्रेशन ना लेकर के प्रेशर लेंगे, कंसंट्रेशन ना लेकर के लेंगे क्या, प्रेशर। इन गैसियस कंडीशन ये प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होना चाहिए, वो प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, ATM। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए निकालने के लिए, एक तो आपका टेम्परेचर हो ही गया, दूसरा हो गया कंसंट्रेशन। अनदर कंडीशन क्या होनी चाहिए ऐसी कंडीशन में जिससे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जा सके। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए ये 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर क्या हो 298 केल्विन हो और कंसंट्रेशन क्या हो, मोलरता क्या हो, 1 मोलर के मोलरता का सोल्यूशन हो। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में या किसी भी मेटल रॉड को उसी के साल्ट सोल्यूशन में 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलरता वाले सोल्यूशन में डिप करने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसी को कहा जाए, यानी हम लोग कहते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाने पर छड़ और विलयन के बीच आने वाले इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनीशन को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं कि यह मानक इलेक्ट्रोड विभव जब भी निकाला जाता है हमेशा किसी एक इलेक्ट्रोलाइट पर, एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट पर, यानी किसी एक हाफ सेल पर ही निकालते हैं ऐसी कंडीशन में। तो तीसरी कंडीशन तो होती है कि तीसरी कंडीशन क्या होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए मेटल रॉड होना जरूरी है, यानी मेटल रॉड का मतलब मेटल इलेक्ट्रोड, ये मेटल इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है, लेकिन टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन और कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलरता। तो हम लोग कहते हैं इसकी डिफिनीशन क्या बनाएंगे इस तरीके से, डेफिनेशन क्या होगी देखिए, लिखते हैं द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल obtained by dipping a metal rod in the salt solution of that metal, the electrode potential obtained by dipping a metal rod in a salt solution of 1 molar concentration, 1 molar concentration of that metal at 298 Kelvin temperature, 298 Kelvin temperature is called as
is called as standard electrode potential, SEP, standard electrode potential। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की यह डिफिनीशन हुई कि वह इलेक्ट्रोड विभव जो किसी मेटल रॉड को उसी मेटल रॉड के 1 मोलरता वाले साल्ट सोल्यूशन में डुबाने 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबाने पर जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्टेन होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते थे हम लोग ई से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब ये उस कंडीशन में करते थे जब टेम्परेचर जो होता था 25 डिग्री सेल्सियस ना होकर के कोई भी हो सकता था। एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ये कंडीशन करते थे। लेकिन जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट किया जाता है ई नॉट से। अब इसलिए स्टैंडर्ड ये क्या कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट से। अब चलते देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 प्रकार का होता था, 2 तरीके का होता था। एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता था रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एनोड के लिए, वहां हम लोग लिख सकते हैं ई और लिखते हैं ऑक्सीडेशन और यहां लिख देते हैं एनोड पोटेंशियल हुआ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग रिएक्शन क्या लिखते हैं, लिखते हैं यम इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज करता है तो यम पावर एन और एन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। इसलिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं ई और करते हैं यम अपॉन कर देते हैं यम पावर एन, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अगर इसी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एनोड को ही रिप्रेजेंट करना हो किसमें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, मानक इलेक्ट्रोड विभव में प्रेजेंट करना हो, प्रदर्शित करना हो, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, ऐसे लिखेंगे ई नॉट यम पावर कर देते हैं यम पावर एन। ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, मानक इलेक्ट्रोड पेपर पोटेंशियल के फॉर्म में, ई नॉट एम और वर्टिकल पाई एम और पावर एन कर देते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करने के लिए हुआ। अगर सपोज करिए हम लोगों को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करना है तो इस कंडीशन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ई और यहां लिख देंगे और ईडी यानी रिडक्शन, यहां लिख देते हैं कैट, कैट का मतलब कैथोड पर। इसी को दूसरी तरह से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिएक्शन के लिए क्या लिखते हैं यम पावर एन और प्लस कर देते हैं हम लोग एन इलेक्ट्रॉन, ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होकर के यम में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन नहीं है, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे क्या, ई यहां लिखते हैं एम पावर एन और पाई कर देते हैं यहां। लेकिन इसी के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट कर देंगे ई नॉट और एम पावर एन कर देते हैं, यहां करेंगे एम। तो ये आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। अब ये तरीका किसके लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए।
लेकिन अब हम लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। तो देखा अगर जाए तो ये निगेटिव और पॉजिटिव बोथ होते हैं। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम लोग पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं तो रिडक्शन को माइनस में, और रिडक्शन को अगर प्लस में करें तो ऑक्सीडेशन को माइनस में करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को ये लर्न रखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस और प्लस दोनों में हो सकता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डिफिनीशन हो गई, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्टेन्ड बाय डिपिंग a metal rod in the salt solution of 1 molar concentration of that metal at 298 degree temperature is called as standard electrode potential। अब चलिए इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ये किसी ना किसी मेटल को लेकर के उसे स्टैंडर्ड माना जाता है, और उस बेसिस पर किसी भी दूसरे रॉड का, किसी भी दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किया जाता है इसकी मदद से। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, वो टॉपिक होगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। सेल में हम लोगों को स्टडी करना है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, वाहक बल, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं ईएमएफ। EMF, E for electro, M for motive, F for force, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब चलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? वह पोटेंशियल डिफरेंस जो करंट को यानी विद्युत धारा को उच्च इलेक्ट्रोड विभव से निम्न इलेक्ट्रोड विभव की ओर बहने देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। यानी वह पोटेंशियल डिफरेंस, वह इलेक्ट्रोड विभव का अंतर या वह इलेक्ट्रोड विभव जो किसी सेल में करंट को उच्च इलेक्ट्रोड विभव से लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जिम्मेदार होता है, करंट को उच्च इलेक्ट्रोड विभव से निम्न इलेक्ट्रोड विभव की तरफ बहने देता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसकी डिफिनीशन हम लोग क्या कहें लिखेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस which is responsible for the flow of current, in a cell from higher electrode potential to lower electrode potential, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी जो सेल में करंट को बहने के लिए जिम्मेदार होता है, कहां से किसकी तरफ, किससे किसकी तरफ? उच्च विभव से किस विभव की तरफ? निम्न विभव की तरफ, जो बढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, यानी विद्युत वाहक बल कहा जाता है या इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अब एक दूसरी तरीके से इलेक्ट्रोड विभव कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सेल में देखते हैं दो प्रकार की अर्ध सेलें होती हैं। वो एक सेल को क्या हम लोग रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों को ईएमएफ निकालना है और किसी सेल का निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे ईएमएफ ऑफ सेल या ई सेल लिख देंगे। ई सेल का मतलब ईएमएफ ऑफ सेल हो गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किसके इक्वल होगा ई एनोड और क्या आ जाएगा प्लस ई कैथोड होगा, ई कैथोड। इसका मतलब इसकी एक डिफिनीशन और बन जाएगी। किसी भी सेल का अगर हम लोग विद्युत वाहक बल निकालें तो उस कंडीशन में जो एनोड और कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, अगर उन दोनों को हम लोग सम कर लें, जोड़ लें, तो उसी को हम लोग उस सेल का क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे, ई सेल कहेंगे। अगर यही सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल है यानी मानक सेल है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग कहेंगे ई सेल और यहां लिख देंगे ई एनोड और यहां पर ई नॉट एनोड लिखेंगे प्लस ई नॉट कैथोड लिख देंगे। ये एनोड और कैथोड क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अब हम लोगों को देखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किसमें किया जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is always represented in negative or reduction form यानी रिडक्शन फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन IUPAC सिस्टम। तो अब इस कंडीशन में ये अगर माइनस में रिप्रेजेंट किया जाता है यानी रिडक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर सपोज हम करिए कि कैथोड जो एनोड जो हो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, लेकिन उसे जब रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन बदल जाएगा यानी चिन्ह बदल जाएगा। वो चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक होने के नाते ये बनेगा क्या, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, ई सेल हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे हम लोग जब, तो माइनस ई एनोड हो जाएगा, ई एनोड और प्लस ये क्या आ जाएगा, प्लस ई कैथोड हो जाएगा, ई कैथोड। यहां पर इसको चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस को इधर ले लें माइनस को इधर, तो ये हो जाएगा क्या, ई कैथोड कैट माइनस हो जाएगा ई एनोड हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग किसी भी ईएमएफ को निकालना हो तो ई कैट माइनस ई एनोड के फॉर्म में उसे निकालेंगे। अब इसी को स्टैंडर्ड विद्युत वाहक बल के निकालना हो, मानक विद्युत वाहक बल के रूप में, तो हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड कैट माइनस क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ एनोड। इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को यानी ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ईएमएफ को देखें
तो इसकी यूनिट क्या आती है, वोल्ट में आती है। यूनिट ऑफ ईएमएफ यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। तो वोल्ट में इसकी यूनिट आती है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ आप लोगों के। और आप लोग केयर करें कि इस वीडियो लेक्चर को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आप लोग इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि आपको नए नए या जो भी नया लेक्चर आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। और कोशिश ये करें कि इसको गांव के छोटे छोटे उन गरीब बच्चों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करें, ताकि एजुकेशन मिशन के तहत यानी शिक्षा अभियान के तहत ये गरीब बच्चों तक भी पहुंच सके और वो बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें, यानी लाभ उठा सकें। तो हमारा टारगेट बस इतना है कि ये गरीब बच्चों तक भी पहुंच सके। इसके लिए आप लोगों को शेयर करना है। थैंक यू।